प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चतुर्थ प्रश्न पत्र गद्य साहित्य अर्थात नाटक, निबंध और आलोचना के अंतर्गत आज हम एक अच्छे आलोचक में किन किन गुणों का होना आवश्यक है इसका विवेचन करेंगे। इससे पूर्व हमने आलोचना के उद्भव और विकास पर चर्चा की थी। हिंदी साहित्य में आलोचना, समालोचना और समीक्षा समानार्थी शब्द समझे जाते हैं। आलोचना शब्द का अभिप्राय है सूक्ष्मता से परखना और समीक्षा से आशय है निकट से भली भांति देखना। इस प्रकार किसी वस्तु के गुण दोष को देखना, परखना और उसे प्रकाशित करना ही आलोचना या समीक्षा है, और जो ऐसा करता है उसे आलोचक, समालोचक या समीक्षक कहते हैं। आलोचना की व्यापकता के समान ही आलोचना का क्षेत्र भी व्यापक होता है। जग जीवन के किसी भी विषय अथवा वस्तु के स्वरूप, गुण दोष का अन्वीक्षण और मूल्यांकन करने वाला समीक्षक कहलाता है। व्यावहारिक दृष्टि से आलोचना अंग्रेजी शब्द क्रिटिसिज्म का हिंदी रूपांतर है तथा आलोचक क्रिटिक शब्द का। इसका आशय है शासन अथवा नियमन द्वारा किसी वस्तु के रक्षण में सक्षम व्यक्ति। यह सक्षम व्यक्ति अर्थात आलोचक रचना विशेष के मूल्यांकन की प्रक्रिया में उस कृति विशेष में अभिव्यक्त बुद्धि तत्व, कला तत्व तथा अन्य विविध पक्षों का विवेचन करता है। अब हम आगे देखेंगे आलोचक के कार्य और महत्व। प्राचीन उक्ति है कि कवि काव्य सृजन करता है पर उसके रस का आस्वादक पंडित अर्थात समीक्षक होता है। वह लेखक और पाठक के अंतः संबंधों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी होता है। डॉक्टर देवकीनंदन श्रीवास्तव के शब्दों में आलोचक का कार्य मूलतः कवि की अंतः प्रकृति, कृति की विषय वस्तु तथा तत्संबंधित जीवन जगत की विभिन्न परिस्थितियों एवं विविध संदर्भों का सम्यक उद्घाटन करके सृष्टा की भावत्री प्रतिभा का सर्वांगीण मूल्यांकन करते हुए उसे तथा श्रोता एवं पाठक को उचित दिशा एवं प्रेरणा प्रदान करना है। आलोचक को आलोचना शास्त्र का ज्ञान होता है, जिसके बल पर कृति एवं कृति की विशेषताओं को प्रस्तुत करना होता है। वह स्वतंत्र रूप से भी समीक्षा कर सकता है तथा यत्र तत्र शास्त्रीय मानदंडों को दृष्टिगत रखकर भी विवेचन विश्लेषण कर सकता है। आलोचना की अनेक पद्धतियां प्रचलित हैं। आलोचक उनसे परे रहकर या उनमें से किसी एक या अधिक पद्धतियों का आश्रय लेकर लेखक की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि परिस्थितियों व उनके प्रभावों का अध्ययन विश्लेषण करता है। वह कृति में अंतर्निहित गुण दोषों का विवेचन करता है, लेखक के मनोविज्ञान का विश्लेषण करता है, कृति में निहित
मौलिक उद्भावनाओं व प्रभावों का तटस्थ मूल्यांकन करता है, विविध प्रसंगों में अपनी व्याख्या प्रस्तुत करता है और इस प्रकार लेखक व पाठक के मध्य सशक्त सूत्र बनता है। वह पाठक के रसास्वादन में सहायक बनता है तो लेखक के लिए प्रेरक व दिशा निर्देशक भी सिद्ध होता है। स्पष्टतः आलोचक का दायित्व दोहरा होता है। व्यापक अनुभव, बहुमुखी दृष्टिकोण की उदारता तथा उदात्त बौद्धिकता से युक्त आलोचक ही इस गुरुतर दायित्व को वहन कर सकता है। हर लेखक को यह अपेक्षा रहती है कि सुधी आलोचक उसकी रचना को देखें और उचित सम्मति दें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जो प्रबंध नहीं बुध आदरहि, सो श्रेय आदि बाल कवि करहि। होई प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनित सनमानु। अब हम देखेंगे एक अच्छे आलोचक में किन किन गुणों का होना आवश्यक है। कवि से अधिक महत्व काव्य मर्मज्ञ आलोचक का होता है, क्योंकि वे न केवल कृति के स्वरूप और उसमें निहित गूढ़ पक्षों का उद्घाटन करता है, बल्कि लेखक को भी सतपथ दिखाने में सहायक बनता है। अपने कार्य में समक्ष और सफल होने के लिए आलोचक में कुछ गुणों का होना आवश्यक है, जैसे सहृदयता। भावुक हृदय संवेदनशील व्यक्ति ही कवि हो सकता है। आलोचक के लिए भी सहृदय और संवेदनशील होना आवश्यक है। उसमें सहृदयता और रसज्ञता प्रचुर मात्रा में रहती है। यद्यपि अभिव्यक्ति के क्षेत्र में वह सृजनात्मकता या सृजन कला से समृद्ध नहीं होता, लेकिन सृजन प्रक्रिया से उसका अच्छा परिचय होता है। वस्तुतः आलोचक हृदय से कवि होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसलिए कहा है कि असफल कवि ही सफल आलोचक हो सकता है। यह तथ्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने लेखक जीवन का श्री गणेश काव्य लेखन से किया था। उसमें तो वे असफल रहे, पर आलोचक के रूप में अत्यंत सफल रहे। स्पष्टतः सहृदयता ही सच्चे समीक्षक की प्रथम कसौटी है। भावत्री प्रतिभा से संपन्न श्रेष्ठ आलोचक भावना शक्ति से संपन्न होता है, जिसके बल पर रचनाकार तथा रचना विशेष की भावभूमि, पृष्ठभूमि और कलात्मक सौंदर्य का सम्यक भावना करने में समर्थ होता है। अंतः प्रकृति को पहचानने में समर्थ। कवि का धन होती है कल्पना, जिसे अपने अध्ययन, विचारणा, दार्शनिक दृष्टिकोण आदि से समन्वित कर वह अपनी रचना से व्यक्त करता है। सच्चे आलोचक में शक्ति होनी चाहिए कि वह कवि की अंतर प्रकृति के इन तथ्यों को पहचान सके। अगला गुण है तटस्थता। आलोचक कृति विशेष का अध्ययन कर रसास्वादन करता है, साथ ही पूर्ण निष्पक्षता व तटस्थता के साथ कृति की पूर्णता
अपूर्णता का विवेचन विश्लेषण भी करता है। डॉक्टर देवकीनंदन श्रीवास्तव के अनुसार तटस्थता ही उसकी मौलिकता है। यद्यपि इस तटस्थता की यह भी विशेषता है कि आरंभ से ही नहीं वरन एक बार तन्मय होकर रस में निमग्न होने के उपरांत ही आलोचक तटस्थ होकर बौद्धिक विवेचन विश्लेषण में प्रवृत्त होता है। विवेकशीलता। आलोचक भावुक से अधिक बौद्धिक होता है। अपने विवेक अर्थात बौद्धिक विश्लेषण की शक्ति के बल पर कृति के गुण दोषों का परीक्षण और निरीक्षण करता है और संतुलित रूप से अपने निष्कर्षों को अभिव्यक्ति देता है। सूक्ष्म ग्राहिणी मेधा और नीरशीर विवेक से संपन्न आलोचक ही आलोचना के कंटक जगत में सफल हो सकता है। अगला गुण है निर्भीकता। आलोचक को निर्भीक होना चाहिए। मैत्री संबंधों का कठोर आलोचना से, लेखक के बुरा मान जाने के भय से पीड़ित या प्रभावित होकर आलोचना नहीं लिखनी चाहिए। बहुज्ञता। आलोचक को बहुत ज्ञान होना चाहिए। दर्शन, साहित्य, कला, संस्कृति, इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीति आदि विषयों का सम्यक ज्ञान उसे होना ही चाहिए। ज्ञान के विविध क्षेत्रों का उसे जितना गहन अनुभव व परिचय होगा उतना सफल और सक्षम आलोचक बन सकेगा। स्पष्टतः श्रेष्ठ आलोचक को जग जीवन का सघन ज्ञान होना चाहिए। कभी कवि एवं लेखक की तुलना में आलोचक का विशेष महत्व नहीं था, पर आज आलोचना और आलोचक का बड़ा ही महत्व है। आलोचकों ने अनेक लुप्त प्राय काव्य मणियों के आलोक से साहित्य संसार को परिचित कराया है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही थे जिन्होंने महाकवि जायसी को इतनी प्रतिष्ठा दिलाई। आज तो आलोचक का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। अब तो आलोचना भी साहित्य की एक स्वतंत्र विधा बन गई है तथा हिंदी में आलोचकों का एक बड़ा वर्ग अस्तित्व में आ गया है। प्राय हर पत्र पत्रिका में साहित्यिक कृतियों की समीक्षा का स्तंभ रहता है। वास्तव में कृति के सम्यक मूल्यांकन के संदर्भ में आलोचक का बड़ा महत्व है। इसीलिए तो कबीरदास जी ने लिखा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। धन्यवाद।